हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से अपनी वही स्टोरी उगते हुए सूरज का देश जापान पढ़ेंगे। वैसे मुझे पता है मैं एक दो बार टुकड़े टुकड़े में बता रही हूँ ना, तो मज़ा नहीं आ रहा है ना बेटा। तो इस बार तो मैंने सोचा है कि फिर से सारे जितने भी स्टोरी अभी तक मैंने बताया है ना जापान के बारे में, फिर से एक साथ बोल के आज तो आप लोगों को सारा कहानी एक साथ मैं सुना ही दूँगी। कैसा है जापान, क्या है जापान, आज तो हम लोग इसको फिनिश कर ही लेंगे, है ना बेटा। चलो, तो आज हम लोग लेकिन देखो, मैं एक बार रिवीजन फिर से करवा रही हूँ। लेकिन जो मैं बोलूँ ना, तो आप अपने आप के लिए सोचना कि मैम जो क्वेश्चन कर रही हैं, जो बता रही हैं, क्या वो सब मेरे माइंड में पहले से ही है। और नहीं है तो अब आवाज़ में जो पढ़ाने जाऊँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि अब बेटा आप स्टैंडर्ड 6 में हो, तो एमसीक्यूज़ मान लो टेस्ट होगा, एमसीक्यूज़ आएंगे, तो सपोज़ जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको मैं भी एमसीक्यूज़ बना सकती हूँ, जो सही गलत होगा वो भी मैं हमसे कुछ बना सकती हूँ। तो जो पढ़ना वो ध्यान से पढ़ना। ये मत बोलना कि मैम ये तो फिल इन द ब्लैंक्स था, आपने एमसीक्यूज में दे दिए, ये ट्रू फॉल्स था, आपने एमसीक्यूज में दे दिया। तो मैं जो बोलती हूँ कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है, मैं रिपीट करती हूँ, उसको ध्यान से सुनना और समझना। ओके बेटा, चल डन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टार्टिंग से बोलती हूँ। अच्छा, यह हम लोग ये जो स्टोरी पर, ये जो जापान के बारे में पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? हम लोग किसी की डायरी पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ते हो, कोई नाटक पढ़ते हो, कोई एकांकी पढ़ते हो, कोई निबंध पढ़ते हो, इसी तरह डायरी लेखन भी एक हिंदी में विद्या मानी जाती है, मतलब कि टाइप है हिंदी साहित्य का। ओके, तो अभी जो है ना डायरी लेखन है, हम लोग किसकी डायरी पढ़ रहे हैं? शशांक का, है ना। आपको पता है ना शशांक का बर्थडे था, कब था? देखो 16 मार्च को शशांक का बर्थडे था। देखो फर्स्ट पेज थोड़ा लाइट, इसके कलर की वजह से ना बेटा थोड़ा लाइट आ रहा, बट आगे के पेजेस अच्छे हैं ना। देखो जो 16 मार्च था वो शशांक का बर्थडे था। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि जब आपका भी जन्मदिन होता होगा तो आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते होंगे। आपको जो पसंद है, स्टोरी बुक पसंद है तो स्टोरी बुक देते होंगे, कोई टॉय पसंद है तो टॉय देते होंगे। लेकिन शशांक को अपने इस बर्थडे में उसके पेरेंट्स की तरफ से बहुत ही अच्छा तोहफा मिला था। क्या तोहफा मिला था? जापान जाने के लिए टिकट्स मंगवाए थे उनके पापा ने। तो वो बहुत खुश था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 16 मार्च को उसका बर्थडे था, उस जापान जाने का टिकट मिला उनको उसके अपने पिताजी की तरफ से। तो उन लोग फिर इधर देखो 17 मार्च को उन लोग सामान वामान अपना पैक करके सब कहाँ पहुँच गए? हवाई अड्डे पहुँच गए। ठीक है, एरोप्लेन जहाँ रुकती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हवाई अड्डा बोलते हैं। ठीक है। अब देखो हवाई जहाज़ से, क्योंकि शशांक की ये पहली यात्रा थी, बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। अच्छा, आप ही मान लो कि आपने एरोप्लेन में अब कभी नहीं चढ़ा होगा, जब आपको चढ़ने का मौका मिलेगा तो आप कितने एक्साइटेड होगे, कितने खुश हो गए, है ना। तो आप सपोज़ कहीं जाने वाले होते हो तो आपके माइंड में, आंखों के सामने इमेजिनेशन पहले ही आने लगती है, वहाँ जाएंगे ऐसा होगा वैसा होगा। सिंपल सा आप पार्क ही ले लो, आपका अगर प्लानिंग बन जाना है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, सोचोगे मैं पार्क में जाके ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। इसी तरह शशांक भी जब जापान जाने वाला था ना, तो बहुत खुश था और वो सोच रहा था कि जापान जाकर वो ऐसा करेगा वो ऐसा करेगा। जो उसकी जब प्लेन लैंडिंग हो गई, वो उसकी जो एरोप्लेन थी वो बादलों के बीच पहुंचा। ये दृश्य अत्यंत अनुपम था। मतलब वो जो सीन था ना बेटा, उसकी बराबरी किसी बात से नहीं की जा सकती है। अनुपम का मतलब यहीं पे होता है। अब वे लोग जापान की धरती पे पहुंच गए थे। आप जानते हो ना, जब हम लोग कहीं घूमने के लिए जाएं तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग के लिए एक गाइड होता है जो हम लोगों को वहाँ नई जगह के बारे में बताता है, वहाँ के खासियत के बारे में बताता है, वहाँ के खाने के बारे में बताता है, वहाँ के पहनावा और हवा के बारे में बताता है। तो उनका भी गाइड उनको वहाँ, उन्होंने एक गाइड हायर किया था जो उनको होटल तक लेके गया। वहाँ और सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ का जो बन सकता है कि उन लोग का एक फेमस फेस्टिवल होता है, सामूहिक नृत्य भी जिसे कहते हैं, जिसका नाम है अवा ओडोरी। ये देखो अवा ओडोरी, देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है मैंने। यह अगस्त के महीने में मनाया जाता है, जिसका नाम अवा ओडोरी है। इसे सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि अवा ओडोरी नामक एक जो सामूहिक नृत्य है जापान में किस महीने में मनाया जाता है? तो आप बोलोगे अगस्त महीने में। ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जापान के सामूहिक नृत्य का नाम, सपोज मैं दो ऑप्शन दे दूँगी, आपको चुन कर लिखना होगा, अवा ओडोरी है। ओके।
अब देखो फिर क्या हुआ कि उस दिन तो वो बहुत थक गया था आने जाने से ही, तो थोड़ी बहुत थक गया था, तो बस वो खाना खाया, सोने चला गया। बोला कि अब जो होगा ना हम लोग कल घूमने चलेंगे और कल ही कुछ होगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग उसका अब जापान का सैर करने जो जाता है, कब निकलता है? 16 मार्च को बर्थडे था, 17 मार्च को वो जापान पहुंचा, 18 मार्च की डायरी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कि पढ़ने क्या जा रहे हैं, तो मैंने पहले भी पढ़ा है। देखिए मैं सोच रही हूँ कि इकट्ठा जब आपको आज मैं सारा स्टोरी एक साथ रिविज़न करवा के फिर से बता दूँ, इसलिए ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन इसकी मैं भी आपको बताऊंगी, ठीक है। जब उन लोग जापान गए तो सबसे पहले वहाँ जो उनको कुछ अच्छा दिखा वो क्या था कि वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो जैसे हम लोग कैसे नमस्ते या फिर हाथ जोड़ते हैं या प्रणाम करते हैं, वैसे उन लोग क्या करते थे, झुक झुक कर सिर झुकाकर यूरो सिकी आनेगाई शिमासु बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना। आपको याद है ना बेटा, जब ट्रम्प आए थे हमारे देश में तो मोदी जी ने उनका स्वागत हाथ जोड़कर किया था ना। बेटा हर जगह के अपने अपने कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, परंपरा होते हैं, और हमें उसे निभाना चाहिए। देखो वो ट्रेडिशन जो हमें पीछे ढकेल दे वो नहीं मानना है, क्योंकि जो ट्रेडिशंस हमारी क्वालिटी हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमें अपने उस ट्रेडिशंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके। जैसे उन लोगों का है सिर झुकाकर क्या बोलते हैं, योरो सिकु आनेगाई शिमासु, जिसका अर्थ होता है स्वागत करना। तो मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि योरो सिकु आनेगाई शिमासु का अर्थ क्या है, तो आप बोलोगे स्वागत करना। अब देखो फिर वो लोग घूमने के लिए कहाँ गए, एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में घूमने गए, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1252 ईस्वी में। यह कहाँ स्थित है, तो जापान के कामाकुरा में। तो देखो इससे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि शशांक लोग घूमने के लिए जो बौद्ध मंदिर गए थे उसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप बोलोगे 1252 ईस्वी में। मैं पूछूंगी कि वो जापान के किस स्थान में स्थित है, तो आप बोलोगे कामाकुरा स्थान में स्थित है। फिर मैं पूछूंगी कि भगवान बुद्ध वहाँ पर किसकी प्रतिमा है, तो आप बोलोगे भगवान बुद्ध की। फिर मैं पूछ सकती हूँ कि वो भगवान बुद्ध की प्रतिमा कितनी मीटर ऊंची है, तो आप बोलोगे 1335 मीटर। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको लर्न करके दिमाग में माइंड में रखना है, ठीक है। हमने सैर करते हुए ध्यान दिया कि लोगों का पहनावा भी थोड़ा अलग था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हम लोग के यहाँ कोई फेस्टिवल्स होते हैं तो महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती कुर्ता, या फिर जैसे गरबा होता है तो आप लोग चानिया चोली सब ट्रेडिशनल ड्रेस अपना अपना पहनते हो ना। इसी तरह क्या होता है कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो, उन लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका नाम किमोनो है। क्या है, किमोनो है। देखो अंडरलाइन भी है सारे वर्ड्स। ये किसके बने होते हैं, सिल्क के बने होते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जापान का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक कपड़े पहनते हैं जो जापान के लोग, उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे किमोनो। मैं पूछूंगी ये किसके बने होते हैं, तो आप बोलोगे सिल्क के, ठीक है। अब जैसे उन लोग दफ्तर जाते हैं तो अलग पहनावा होता है, लेकिन कोई ट्रेडिशन हो, कोई शादी ब्याह या कोई खास फंक्शन हो तो लोग ये पढ़ते हैं। और आपको पता है मैं मुझे क्या किमोनो से क्या याद आ गया, सिंचन। आज आप लोग कार्टून तो देखते ही होगे, सिंचन नहीं देखते होगे तो छोटे में तो देखे होगे। आपको पता है ना किमोनो, वहाँ उन लोग वो सिंचन भी और पेरेंट्स भी जब ट्रेडिशनल ड्रेस होता है तो पहनता है। बेटा वो जो सीरियल है उसमें मेनली सारी जापानीज़ ट्रेडिशन और जापानीज़ वर्ड्स ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। ध्यान देना, ये किमोनो भी आपको उसमें नज़र आ जाएगा। उसके बाद वो लोग क्या किए, वह पार्क गए, है ना। तो पार्क में क्या था, हरियाली और बंदर दिखाई दे रहे थे। सब लोग पार्क में बंदर का जो करतब था बड़े चाव से देख रहे थे। पार्क के निकट मानवकृत एक तालाब था। मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो मानवकृत जो मानव बनाता, और एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है जो हमें प्रकृति खुद प्रदान करती है। जैसे नदी तालाब ये सब क्या है, प्रकृति ने खुद बनाया है, प्राकृतिक हो गए। लेकिन जैसे आप पार्क जाते हो तो फाउंटेन देखते हो, ये सब क्या है, मानवकृत है, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है ना। वहाँ पे एक तो जब वहाँ पे पार्क में गए तो वहाँ पे उन लोग को एक मानवकृत तालाब नज़र आया। सुबह से सैर करते करते घूमते घूमते उनके पेट में चूहे कूदने लगे थे। फिर उन लोग कहाँ चले गए, जापानी खाना खाने के लिए चले गए। अब मैं पूछूंगी कि कुछ जापानी व्यंजनों के नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, सुशी, सोमेन, कायू, फ्राइड राइस और हियाकोको। सभी व्यंजन अति स्वादिष्ट दिख रहे थे। लेकिन जब गाइड ने बताया कि कि कायू नाम का जो व्यंजन है वो वहाँ की खास विशेषता है, ठीक है। और वो क्या है कि वो जल्दी आसानी से पच जाता है।
उस दिन अब उन लोग 18 मार्च को ये घूमना उन लोग का पूरा हो गया था। उन लोग फिर वापस अपने होटल में चले गए अब नेक्स्ट डे का प्लानिंग करने के लिए। अब देखो अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, 19 मार्च के का पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग 16 मार्च को शशांक का बर्थडे था, 17 मार्च को जापान पहुंचा, फिर 18 मार्च को वो कहाँ कहाँ गया, पार्क गया, फिर बौद्ध मंदिर देखने गया, फिर जापानीज़ फूड खाए। अब 19 मार्च को क्या कर रहा है, देखो 19 मार्च के बारे में अभी हम लोग बताएंगे। देखो अब ये मैं पूरा रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हम लोग का न्यू स्टार्ट हो रहा है। अभी 2 पेजेज जो मैंने अभी बताए वो सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। अभी देखो दिनांक 19 मार्च। प्रिय डायरी, आज हम बुलेट ट्रेन का आनंद लेने के लिए उस पर सवार हुए। इस ट्रेन का नाम है शिनकानसेन। अब आपको देखो सबसे क्वेश्चन तो यही मेन आ गई कि जिस ट्रेन में शशांक बैठा था उस ट्रेन का क्या नाम था। बुलेट ट्रेन तो है लेकिन नाम क्या था, शिनकानसेन, याद रखना है ना। यह जानकर अच्छा लगा कि वहाँ की ट्रेन समय की पाबंद है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दरवाज़ों के ऊपर बड़ी बड़ी एलसीडी लगी है जिनकी स्क्रीन पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेशन से संबंधित पूरी जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब देखो आपको पता है कि हमारे भारत की जो ट्रेन है उस समय पे आ जाए तो आप जानो, हमेशा आप सुनोगे कि 6 आवर्स लेट है, 8 आवर्स लेट है। मैं ये कोरोना के पीरियड की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे यूजुअली भी ऐसा ही होता है। यहाँ की ट्रेन अधिकतर लेट ही होती है, कुछ एक्सप्रेस ट्रेन ही होते हैं जैसे वो दुरंतो, राजधानी, ये सब जो समय पे आ जाए, बाकी सब तो लेट ही होती है। लेकिन वहाँ के शशांक ने क्या बताया कि यहाँ की ट्रेन की एक मुख्य विशेषता क्या है कि समय की पाबंद है ना। और क्या है कि दरवाजे के ऊपर बड़े बड़े एलसीडी लगे हुए हैं जिनके स्क्रीन पर जापानी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्टेशन से संबंधित पूरी जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है। देखो अब वहाँ पे क्या है कि जैसे ट्रेन के जो डोर हैं, दरवाजे हैं, उसके ऊपर एलसीडी लगी हुई है और उस पर क्या होता है कि जापानी और अंग्रेजी भाषा में स्टेशन से संबंधित पूरी जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है। अब देखो जब हम लोग यहाँ इंडियन ट्रेन में जाते हैं तो जैसे आपकी कौन सी स्टेशन आई, कब आएगी, सपोज आपको कोई रात की ट्रेन हो तो आपको पता ना चले, आपको उठ के जगह रहना पड़ता है कि अब कौन सी स्टेशन आई, अब आपके स्टेशन कब आएगी। लेकिन जापान में क्या है कि जो ट्रेन है ना उसके डोर पर ही सब लिखे रहते हैं कि कौन सा स्टेशन कितने किलोमीटर है, कब आएगी। तो यात्रियों को क्या होता है, मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगी कि जो ट्रेन के जो दरवाजे पे एलसीडी लगी होती है उसके स्क्रीन पर किस भाषा में स्टेशन से संबंधित जानकारी लिखित रूप में दर्शाई जाती है। तो अब क्या बोलोगे, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ। गुड, अंग्रेजी और जापानी भाषा में, ठीक है। आपको पता है ना बेटा, ये जो अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं अंग्रेजी को, ओके। अब देखो किसी भी प्रकार इस ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज़ है। अब सपो ऑफकोर्स बुलेट ट्रेन है तो स्पीड तो होगी ही ना। इसके बाद हम जापान का सबसे ऊंचा पर्वत फूजी पर्वत देखने पहुँचे। अब देखो मैं इसकी ऊंचाई कितनी थी, 3776 मीटर। अब क्वेश्चन होगा कि जापान में शशांक ने कौन सा पर्वत देखा, क्या नाम था पर्वत का, तो आप बोलोगे फूजी पर्वत। फिर मैं पूछूंगी कि फूजी पर्वत की ऊंचाई कितने मीटर है, तो आप बोलोगे 3776 मीटर। इसकी चढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो आप बोलोगे जुलाई से अगस्त का महीना। देखो शशांक मार्च के महीने में गया था, ये याद रखना है ना। जापान के सबसे, देखो चित्र में दिखाया गया कि जापान के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, फूजी पर्वत। माउंट एवरेस्ट मत लिख देना, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत है वो दुनिया की, है ना, जो हिमालय की श्रृंखला है। अब देखो इस पर्वत पर पहुंचने के लिए 20 लाख से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं, जिसमें 30% लोग विदेशी होते हैं। ये फूजी पर्वत है ना, उस पर लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। 20 लाख से लोग कोशिश करते हैं, जिसमें 30 लाख लोग विदेशी 30% लोग विदेशी होते हैं। मतलब जापानीज़ के 10% ही लोग होते हैं, बाकी सब विदेशी ही होते हैं जो फूजी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं।
अब देखो, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। और ये बात मैंने आपको शीर्षक जब बताया था तभी बताते आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, इस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। यहाँ की तकनीक पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित कर चुकी है। जापान ने इलेक्ट्रॉनिक्स तथा विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता हासिल की है। अब आपको पता है ना कि जापानीज़ कंपनियां हमारे भारत में भी बहुत हैं। एक तो बहुत ही फेमस कंपनी है, वो है ना, आपने हिटाची का नाम सुना है ना, टाटा हिटाची, वो इसकी ही कंपनी, जापानीज़ कंपनी है। और आपने बहुत सारे एसी भी लिए होंगे, कितने लोगों के घर में ये हिटाची की एसी भी होगी, है ना, बेस्ट है वो, है ना। तो ये जापान जो है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे है सारे देशों से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने में, सब में। यहाँ सैर करने के बाद महसूस हुआ कि वास्तव में जापान उगते हुए सूरज का देश है। जापान की राजधानी टोक्यो में टोक्यो टावर स्थित है, जो एफिल टावर से प्रेरित होकर 1958 में बनाया गया था। एक नया बात देखो, जापान की राजधानी कहाँ है, तो आप बोलोगे टोक्यो में। मैं पूछूंगी टोक्यो टावर कहाँ स्थित है, तो आप बोलोगे टोक्यो में। मैं बोलूँगी कि ये किससे प्रेरित होकर बनाया गया था, तो आप बोलोगे एफिल टावर कहाँ है बेटा, याद है आपको, पेरिस में है ना। और उससे ही प्रेरित होकर 1958 में जापान के टोक्यो शहर में टोक्यो टावर बनाया गया है। यह टोक्यो के मिनटों में स्थित है। मतलब ये टोक्यो शहर के किस स्थान में स्थित है, मिनटों में स्थित है। इसका रंग संतरी और सफ़ेद है, ठीक है, संतरी मतलब ऑरेंज कलर। हाँ, इसकी ऊंचाई 333 मीटर यानी 1093 फुट है। टोक्यो टावर जापान की तकनीक का ही एक हिस्सा है। मतलब अगर आप टोक्यो टावर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली जापान की टेक्निक बहुत आगे है। ब्यूटीफुल है वो टोक्यो टावर। हमारे पास मात्र 3 दिन का ही समय था। पिताजी द्वारा दिए गए इस अनोखे उपहार को, यानी इस जापान की यात्रा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मतलब अगर पूछो कि शशांक कितने दिनों के लिए जापान गया था, तो 3 दिनों के लिए। लेकिन इस 3 दिनों में उसने जापान को देखा, समझा, घूमा। ये यात्रा को वो कभी भी नहीं भूलेगा, ऐसा बता रहा है। जापान के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद कर उत्सुकतापूर्वक जानकारी एकत्रित कर हम अपने वतन लौट आए। अब आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ के मेमोरी को अपने कैमरे में तो कैद करते ही हो। तो शशांक ने भी ऐसा किया, जितने जगह घूमने गया सबका मेमोरी उसने कैमरे में कैद करके जानकारी इकट्ठा करके क्या हुआ कि अपने वतन क्या हुआ कि लौट आया, है ना। उत्सुकतापूर्वक जानकारी करके अपने वतन लौट आया शशांक। अब अब बताओ बेटा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, तो आप बताओ तो मुझे क्या बोलोगे। इस कहानी से बेटा हमें ये सीख मिलती है कि अपना जो परंपरा होता है, अपना जो धरोहर होता है ना, उसको क्या करना चाहिए, हमें संजो के रखना चाहिए। हमें अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए और अपने देश की उन्नति के लिए बहुत मेहनत करना चाहिए। जैसे जापान गया शशांक, जापान की तारीफ़ कर रहा था, ऐसे हम लोग इंडिया में भी घूमने आए तो इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताए, इंडिया की टेक्निक्स को माने। हम लोग को बहुत कठिन मेहनत करके हमारे इंडिया का नाम भी आगे रोशन करना है। और क्या है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण, बेटा आपको पता है ना कि जितनी बातें आप सुन कर नहीं सीखते हो, उतने नॉलेज कैसे होता है, देख कर होता है। तो क्या हुआ कि शशांक, अगर आपको भी कहीं जाने का घूमने का मौका मिले तो ज़रूर जाओ, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं ना, उसका इफेक्ट हमारे दिल दिमाग पे ज़्यादा होता है। इसलिए आजकल देखो पढ़ाई में भी क्या हुआ कि पर्यटन या टूर को भी शामिल किया गया है। अभी तो आप छोटे हो, लेकिन उन लोग का भी जैसे कोई टॉपिक रिलेटेड हो तो बच्चों को क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जगहों पर ले जाता है, ताकि बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा सीखें, है ना। अभी देखो, अब हम लोग इसके वो हार्ड वर्ड्स देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है ज्ञानवर्धक। ज्ञानवर्धक का क्या अर्थ होता है, ज्ञान को बढ़ाना। क्या होता है, ज्ञान को बढ़ाना। फिर है गाइड। गाइड का अर्थ होता है मार्गदर्शक। सपोज आपको लाइफ में भी किसी से कुछ आगे सीखने मिलता है, कोई आपके पेरेंट्स बताते हैं ना, ऐसे पढ़ाई करो, वैसे पढ़ाई करो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तो वो भी आपके लाइफ के गाइड ही हैं। मार्गदर्शक को भी गाइड बोलते हैं ना। लेकिन हम लोग किसी जगह पे घूमने जाते हैं
तो जो गाइड हायर करते हैं उसको हिंदी में मार्गदर्शक कहते हैं, है ना। अभिनंदन, अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत करना। आपके देश में कोई आए या आपके घर पर कोई आए, मेहमान आए, तो आपका उसका स्वागत करते हो ना, उसको बोलते हैं अभिनंदन करना, गेस्टिंग करना, है ना। वो सलमान खान का गाना सुने हो ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, वही। अब देखो अनुपम, अनुपम का अर्थ होता है जिसकी उपमा न दी जा सके। मतलब बेटा कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी जगह होती है जिसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हो, उसको ही अनुपम कहा जाता है, मतलब जिसको उपमा ना दी जा सके। नेक्स्ट है बहुमूल्य। बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती, प्रीसियस, है ना। जैसे आपके लिए डायमंड, गोल्ड होता है ना कि बहुत प्रीसियस स्टोन है, प्रीसियस हैं, उसी को कीमती बोलते हैं। मानवकृत का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। आपको मैंने पहले ही बताया, दो होता है, एक तो प्राकृतिक होता है, एक मानवकृत होता है। तो जैसे आप देखो साइंटिफिक लैंग्वेज में सीखो तो चांद, पृथ्वी, सूरज, ये सब क्या है, नेचुरल है। लेकिन जो हम लोग सैटेलाइट बना के वो चंद्रयान भेजते हैं ना स्पेस पे, वो मानवकृत है। आपको ज़्यादा समझ में आया इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। वैसे नदी, तालाब, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। लेकिन आप जो पार्क में जाते हो, फाउंटेन देखते हो ना, वो क्या है, मानवकृत है, मतलब वो हम मानवों ने ही बनाया है। अभी देखो शुद्ध उच्चारण करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनो, ये हार्ड वर्ड्स हैं, है ना। देखो मैं जो पढ़ूँ ना, तो मेरे पीछे बोलने की कोशिश करना, ओके। सबसे पहला शब्द है निर्धारित। निर्धारित, जैसे कोई समय निर्धारित हो, जैसे आपका स्कूल है ना, का आपका जैसे 7:30 में आते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे स्कूल का निर्धारित समय 7:30 है, तो मतलब निश्चित। अत्यंत, अत्यंत का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा। मैं हार्ड वर्ड से बेटा, इसलिए मैं थोड़ा उच्चारण के साथ मीनिंग भी बता दे रही हूँ। पहला क्या था, निर्धारित, है ना, निर्धारित मतलब निश्चित। दूसरा क्या है, अत्यंत, अत्यंत का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। अवा ओडोरी, याद है अवा ओडोरी कहाँ आया था, बताओ, चलो सोचो, मैं मौका दे रही हूँ, बोलो अवा ओडोरी कहाँ आया था, बोलो। चलो बाद में तो करता, आगे मैं पहले बढ़ा दूँ, फिर पीछे हो जाएंगे हम लोग। आने गाई, क्या है, आने गाई, ठीक है। फिर है हियाया को, हिया को, ठीक है। आधा का कम्यो, कम्यो आधा का है, फिर कम्यो है, तो कैसे करोगे, हियाया को, ठीक है, हियाया को। फिर है रफ्तार, क्या है, रफ्तार। उसके बाद क्या है, पारंपरिक। उसके बाद क्या है, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल। उसके बाद है सूर्योदय, क्या होता है, सूर्योदय, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोलूँ, आप ध्यान से सुनना है ना। देखो निर्धारित, उसके बाद होता है अत्यंत, उसके बाद है अवा ओडोरी, उसके बाद है आनेगाई, उसके बाद है हियायाको, हियायाको, है ना। फिर है रफ्तार, फिर है पारंपरिक, फिर है सूर्योदय, ओके। आई समझ बात, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अभी देखो, चलो बेटा अब मुझे थोड़ा आप अपने मन से बताना, मैं तो सेंड करूँगी PDF। क्या आप डायरी लिखते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं बताओ तो। अच्छा आप ही सोचो, अगर सपोज आप डायरी लिख रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा होगा। शशांक जापान गया तो उसने डायरी लिखी, तो इसका आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या पता फ़ायदा हुआ। एक तो आपके सारे मेमोरी क्या होते हैं कि कैद हो जाते हैं। सपोज हम भूल भी जाए ना, तो अगर आप अपना दिनचर्या वाला डायरी या कहीं कभी घूमने वाला डायरी पढ़ोगे ना, तो सारे याद ताज़े हो जाएंगे, है ना। डायरी लिखने का ये फ़ायदा है कि आप कुछ भूल नहीं सकोगे। अपने सारे दिन का आप डायरी लिखोगे ना, तो आपको हर दिन की बातें आपको पता चलेगी। कुछ ऐसे पल होते होंगे जो आपको खुशी देते होंगे, जो आप डेली दिनचर्या में भूल जाओ। लेकिन आप डायरी के पेज पलटोगे ना और पढ़ोगे, तो आप एक बार फिर से खुश हो जाओगे, रोमांचित हो जाओगे, ठीक है। और इसके अब मान सपोज आपने कोई गलती की हो, अब बार बार आपने डायरी में भी लिखा हो, मेंशन किया हो, तो आपको पता चलता होगा कि अब ये गलती हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। अब शशांक की डायरी पढ़कर क्या आप जापान जाना चाहते हैं, कारण सहित उत्तर बताइए। ऑफ कोर्स जाना चाहते हो,
जब मैं जाना चाह रही हूँ, मेरे मन में इच्छा थी, तो आपके मन में क्यों नहीं होगी? आपको भी लगता होगा कि वहाँ के ट्रेडिशनल डांस देखें, वो बौद्ध प्रतिमा देखें, उस ट्रेन में बैठो, बुलेट ट्रेन में, है ना। फिर वो बंदर के करतब देखने का मन करता होगा, वहाँ के वो डिलीशियस फूड खाने का मन करता होगा, वो ट्रेडिशनल वो ड्रेस क्या था, किमोनो, वो पहनने का मन करता होगा, तो ऑफकोर्स जाना चाहोगे, है ना बेटा। जापान को उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। इस आधार पर जापान की भौगोलिक स्थिति बताइए। आप देखो, ये इतना तो अभी आप एक्सप्लेन नहीं करोगे, लेकिन अब एक बात बताओ, कोई भी कंट्री अगर ईस्टर्न पॉइंट में है तो ऑफकोर्स उस पर सनराइज़ पहले होगा, और जो वेस्ट साइड में होगा उस पर सनराइज सनसेट देर से होगा। अब देखो, हम लोग का ये जो गुजरात है, यहाँ पे आप लोग का सनसेट कितने देर से होता है? आई थिंक 6 और 7 o'clock तक भी सनसेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग वेस्ट साइड में, जबकि सनराइजेज बिहार, वो ईस्टर्न साइड में बिहार वो और झारखंड, ये सब देखोगे ना तो सुबह 4 o'clock में ही सनराइजेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आप 6 o'clock तक भी अच्छे से सन नहीं निकलता है ना। तो मेनली वजह तो ये होगा कि ये जापान क्या है, ईस्टर्न पॉइंट में होगा, इस वजह से वहाँ पे सनराइज पहले होता होगा, है ना। एक मेन रीज़न, सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कहीं का भी, अगर सूरज पहले उगता है तो, है ना बेटा। अगर आपसे भी मैं पूछूं कि कहीं का सूर्योदय पहले क्यों होता है, कहीं बाद में क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि ईस्टर्न पॉइंट में जो है वहाँ सूर्योदय पहले होता है, बाकी जगह जो है वो बाद में होता है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए बेटा, जो भी एमसीक्यूज में आने वाले हों, आप उसको ध्यान से पढ़ना। ऐसे तो मैं एमसीक्यूज सेंड करूँगी भी, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप भी क्या करो कि थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़ो, है ना। जैसे कि बुलेट ट्रेन का नाम क्या था, क्या नाम था बुलेट ट्रेन का, बताओ, याद है आपको? नहीं, शिनकानसेन नाम था, है ना। तो वह तो ये सब जो है ना, मैं चाहूँगी कि आप अच्छा से याद रखो ताकि आप बता सको, है ना। फिर जैसे कि जब किसको उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आप बोलोगे कि वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो शशांक देखने गया था, तो आप बोलोगे फूजी पर्वत है, ठीक है। फिर जैसे आप बोल सकते हो कि फूजी पर्वत की ऊंचाई क्या है, तो आप बोलोगे 3776 मीटर है ना। फिर वहाँ की ये कायु व्यंजन की क्या विशेषता है, तो आप बोलोगे कि कायु व्यंजन क्या होता है, आसानी से पच जाता है ना। फिर मैं बोलूँगी कि क्या जापान लोग अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि जैसे उन लोग से झुका कर जैसे एक दूसरे को अभिवादन करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों का ट्रेडिशन है वहाँ का। फिर आप बोलोगे कि मैं टोक्यो टावर कहाँ स्थित है, तो मैं पूछूंगी तो आप बोलोगे टोक्यो में। मैं बोलूँगी टोक्यो की कहाँ पे स्थित है, तो आप बोलोगे मिनेटो में। ये किससे प्रेरित होकर बनाया गया, तो आप बताओगे एफिल टावर से। ओके, अब चलो, अब मैं ख़त्म करती हूँ अपने ये। मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले हैं ना, सब दिमाग में होने चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ कि सपोज कोई फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसको मैं एमसीक्यूज़ में देंगी, कोई सही गलत होगा तो वो एमसीक्यूज़ में हो जाएगा, होगा। तो अभी मत बोला कि मैम आपने तो एमसीक्यू जितना ही करवाया था लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स को भी दे दिया, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं दूंगी, है ना। तो आपको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ओके बेटा। और स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में मिलेंगे, ठीक है, तो आप मेरे से पूछो, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी, ओके बेटा। चलो बाय, टेक केयर बेटा।